चलो, तो हम लोग बोर का देख लिए परमाणु मॉडल। तो बोर के परमाणु मॉडल में सबसे पहला बात क्या बताया गया? बोर अपना परमाणु मॉडल कब दिए थे? 1913 में। ठीक है, एक नंबर। किसके रेफरेंस का लिए थे? किसका रेफरेंस लेकर के बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था? मैक्स प्लांक का। सही है ना? अब मैक्स प्लांक का वो वाला खास के क्वांटम थ्योरी जो था, जो E बराबर एच न्यू, और कौन सा वाला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सहायता से भी किए थे, जहां पर क्या पता चला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि एच न्यू जो है वो एच न्यू नॉट प्लस प्लस का हाफ एम वी स्क्वायर, यही था ना? तो यही कॉन्सेप्ट तो यूज हुआ था। बोर ने बताया था कि जो अपने परमाणुविक मॉडल में बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। दूसरा बताया ये निश्चित कक्षा में हर एक कक्षा की ऊर्जा भी निश्चित होगी, बताए थे। और उस निश्चित ऊर्जा होने के कारण इन्हें एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा शेल कहा गया था, बताया ना? इन ऊर्जा शेलों को के, एल, एम वगैरह से सूचित करते हैं। अगर n बराबर 1 हो, n बराबर 1 का मतलब पहली कक्षा हो, तो उसको कौन सा शेल बोलेंगे? के शेल बोलेंगे। अगर n बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा हो, तो उसको m से, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तीसरा वाला पॉइंट क्या था बाबू? तीसरा वाला क्या था पॉइंट? कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके किसी अन्य यानी अपने से बड़ी वाली कक्षा में से 1 में टहल रहा हो, या 2 में टहल रहा है, 3 में जाना चाहता है, तो 2 से 3 में जाने के लिए उसको ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा ताकि वो उस ऊर्जा में प्रवेश कर जाए, ऊर्जा कक्षा नंबर 3 में जा सके। और अगर उसको 3 से वापस 2 में आना है तो अपने अंदर से ऊर्जा का क्या करना होगा? उत्सर्जन करना होगा, यानी उन्हीं रेज को बाहर निकालना होगा, विकिरण को निकालना होगा। ये भी था ना पॉइंट। और उसके बाद बताया गया कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूमेंगे जहां उसका एनर्जी और शेल की एनर्जी दोनों आपस में बराबर हो जाए, यानी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो मैच करनी चाहिए शेल की एनर्जी से, तभी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूमेंगे। सही बात है। और यही तो तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट बताए थे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने शेल से दूसरे शेल में जाना चाहेगा तो अवशोषण करेगा, और बाहरी वाली शेल से अंदर वाले शेल में आना चाहेगा तो उत्सर्जन करेगा, क्योंकि एनर्जी कम करना है ना पहुंचने के लिए। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट हम बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होगा, उसके लिए यह पता करना होता है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिसका नाम है MVR, बिल्कुल बराबर होना चाहिए h/2π का पूर्णांक गुणज। ये दोनों आपस में बराबर होगा। जिस कक्षा के लिए h/2π का पूर्णांक गुणज, h/2π एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, उसका पूर्णांक गुणज n बराबर 1, 2, 3, चौथा कक्षा 4, पांचवा 5, ऐसे 7 कक्षाएं होती हैं। इन 7 कक्षाओं को कौन से नाम से जाना गया है? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सही है ना? और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 7। यही आवर्त बनाएंगे बाबू आगे जाकर के, हम लोग बात करेंगे उस पर भी। तो n बराबर 1 हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। किसी कक्षा के लिए h/2π का मान अगर n बराबर 1 रख करके देखो तो वो पहली कक्षा का होगा। तो उस समय अगर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो कि MVR से निकालते हैं वो दोनों बराबर हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होगा। अगर MVR का मान h/2π गुने 2 के बराबर हो, गुने 2 यानी n बराबर 2, तो हम क्या बोलेंगे? दूसरी कक्षा के बराबर है, तो वो इलेक्ट्रॉन किस में बैठा हुआ होगा? दूसरी कक्षा में। कोणीय संवेग MVR h/2π का क्या होगा बाबू? पूर्णांक गुणज होगा। ये जो n है ये 1 रख करके हम बोलेंगे पहली कक्षा, ये दोनों बराबर हो गया तो बोलेंगे पहली कक्षा। n बराबर 2 रख करके देख लो, बराबर हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में होगा, और इसी प्रकार से पूरा का पूरा परिणाम हमको प्राप्त हुआ। यही है बोर का एटॉमिक मॉडल। सही है ना? और इसे हम लोग पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं, परिकल्पना भी बोलते हैं। सही है ना? बात हुई थी ना कल, परिकल्पना बोलते हैं। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन दिया था रदरफोर्ड और बोर दोनों में अंतर बताने के लिए, दोनों के मॉडल में। सही है ना? एक अंतर क्या था? रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहेंगे, ठीक है, लेकिन बोर ने क्या बताया? निश्चित कक्षा में चक्कर काटते रहेंगे। सही है? रदरफोर्ड के हिसाब से, रदरफोर्ड के अनुसार वो ऊर्जा का सही व्याख्या नहीं दे पाए। उनके हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते काटते, अगर हम लोग उस थ्योरी पर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते काटते नाभिक में गिर जाएगा एक टाइम के बाद। बोर बोलते हैं नहीं, इलेक्ट्रॉन तो तब तक चक्कर काटता रहेगा क्योंकि ऊर्जा कहाँ छुपा हुआ है? ऊर्जा उस शेल में है।
इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में दौड़ेगा जिसके उसकी ऊर्जा मैच कर जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहेगा उस ऊर्जा में, जब तक कि उसके साथ ना ऊर्जा निकालो ना ऊर्जा दो, तब तक वो चलता रहेगा वैसे ही। अगर ऊर्जा दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से अगली वाली कक्षा में चला जाएगा, और निकाल देंगे अगर, तो वो अगले वाले से पिछले वाले में चला आएगा। बात हुई थी ना। और फिर क्या बताएं, और क्या पता चला? दो ही अंतर लिखे हो, नहीं ढूंढ पाए तीसरा? रदरफोर्ड का बताओ ना। सुन ही नहीं पाए बाबू, क्या बोल रहे हो? हाँ, रदरफोर्ड यह भी बताने में असमर्थ रहे कि कितनी कक्षाएं होंगी, किसके? नाभिक के चारों ओर, एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, और इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में भी बात नहीं कर पाए। वितरण का मतलब कि पहली कक्षा में कितना, दूसरी में कितना, तीसरी में कितना, ये नहीं बता पाए। अब बोर क्या ये बात समझा पाए? इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं किए हैं। क्या बोर हमको ये बात समझा पाए? उनके 5 जो सिद्धांत लिखे थे मॉडल में, क्या उसमें ये बात आई है? तो अंतर हम कैसे बोलें, बोर बता पाए कि नहीं बता पाए हैं? लेकिन हाँ, बोर के मॉडल से इस बात के जो बोर का एटॉमिक मॉडल है उससे इस बात की व्याख्या हो जाएगी कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। कैसे होगा अभी हम लोग बात तो अभी करेंगे, अब तो शुरू हुआ है। क्लियर है बात यहाँ पर? इसके बाद हम एक और बात किया था बाबू कि संवेग किसे कहते हैं, और संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक रेखीय संवेग और दूसरा कोणीय संवेग। रेखीय संवेग के लिए P बराबर क्या बताए थे? mv। और कोणीय संवेग के लिए हम क्या बताए थे बाबू? mvr। क्लियर हो गया बात? mvr कब निकलेगा? जब वृत्ताकार पथ पर कण गतिशील है, तब जो संवेग निकलेगा, कैलकुलेट होगा, वो है कोणीय संवेग। और रेखीय संवेग कब होगा? जब m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिशील है, तब उसके लिए P बराबर m और v निकलेगा। सही है बात? और ये mvr, m क्या है बाबू? मास है। सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होगा, और साथ ही v इसकी अपनी एक वेलोसिटी होगी, एक वेग होगा। और वेग इस प्रकार से टेंजेंट के रूप में, स्पर्श रेखा के रूप में होता है। ये कल हम लोग बात किया था, एक वो गोल सा सर्कल का चीज लेकर के हम लोग बात कर रहे थे ना, उस पर स्पर्श रेखा खींच के, तो वो पता चल गया है वहां पर। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, जो हम बोला कि अगले दिन डिस्कस करेंगे, अभिकेंद्र बल। ध्यान है? अभिकेंद्र बल। और जो बोले थे वृत्ताकार पथ पर कोई तो होगा कारक जो आपको घुमा रहा है, वो कारक कौन है? अभिकेंद्र बल। तो अभी हम लोग उसी टॉपिक को क्लियर करके एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, जहां हम लोगों को बहुत जानकारी मिलेगा, जैसे वेलोसिटी मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है उसका वेग क्या है, या फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऊर्जा क्या है। रिकॉर्डिंग में डाल दिए थे क्या? हाँ, ऊर्जा क्या है, एनर्जी को देखेंगे, या फिर वो इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा जिस कक्षा में वो मौजूद है। यानी क्या क्या चीज हमको चाहिए? इलेक्ट्रॉन का रेडियस पता कर। रेडियस क्या होता है बाबू? नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो गई, n बराबर 1 हो गया बाबू, ये n बराबर 2 हो गया, उसी तरह से ये n बराबर 3 हो गया। तो नाभिक से तीसरी कक्षा की, नाभिक से दूसरी कक्षा की, और नाभिक से पहली कक्षा की, ये जो दूरी है ना, ये त्रिज्या है। तो पहली कक्षा में अगर कोई एटम, कोई भी एटम हो, एटम जैसे हाइड्रोजन परमाणु का एटम, सबसे छोटा हाइड्रोजन को रखें, तो हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे हाइड्रोजन के लिए कर लेंगे, बाकी बाद में जो भी एटम होगा उसके लिए हम लोग करते रहें बैठ करके। तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे बारी बारी से हाइड्रोजन के लिए, और या फिर हाइड्रोजन के बाद कोई भी दूसरा एटम हम उठा लें, कोई भी दूसरा एटम, तो उसके लिए हम लोग फिर वेलोसिटी भी निकालेंगे कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस वेग से घूम रहा होगा। तो जो वेलोसिटी का नियम हाइड्रोजन के लिए हम लगाएंगे, वही वेलोसिटी का नियम किसके लिए? दूसरे किसी भी एटम के लिए लगेगा। बस कहाँ पर? जहाँ पर त्रिज्या होगा, त्रिज्या के जगह पर त्रिज्या बदल जाएगी, कक्षा है तो कक्षा बदल जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए वो काम करेगा। मेरा अभी इतना बोला गया बात सब तुम्हारे दिमाग से बाउंस कर जाता है, इसलिए बाउंस कर रहा है क्योंकि तुम उस प्रोटोटाइप को अभी समझ नहीं रहे हो। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार बोर का मॉडल पढ़ लो पहले, एक बार आराम से बोर का मॉडल पढ़ो पहले, एकदम इत्मीनान से बाबू, कोई जल्दीबाजी नहीं, इत्मीनान से बोर का मॉडल पढ़िए।
पढ़ लिए ना? चलो ठीक है, अब एक बार इत्मीनान से आप देखना, आप सिर्फ समझना है बाबू। देखो ध्यान से, नोट भी नहीं करेंगे, इसका पीडीएफ के रूप में हम आपको भेज देंगे, वीडियो रहेगा ही, दिक्कत नहीं, एकदम इत्मीनान से देखो। पहले इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा होता है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू बात है। क्यों घूम रहा होता है उस पर बात होगी, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं, क्यों पर जाना है लेकर के, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर ही क्यों घूमता है। तो वृत्ताकार पथ पर गतिशील करने के लिए किसी भी कण के लिए यह जरूरी है कि दो बल कार्यरत हों। पहला बल जो उसको अंदर की ओर खींचे, जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा बल बोलते हैं बाबू? अभिकेंद्र बल। ध्यान रखना है बाबू, बहुत जरूरी है। अगर अभिकेंद्र बल नहीं होगा तो कभी भी वो कण, हम आपको प्रैक्टिकल बता देंगे इसका, हम आपको प्रैक्टिकल बता देंगे इसका, अगर अभिकेंद्र बल नहीं होगा तो वो कण, वो पिंड कभी भी गोल पथ पर नहीं घूम सकती है। जब हम साइकिल लेकर के किसी चौराहे पर घूमते हैं तो क्या लगता है, साइकिल इस तरह से झुक नहीं जाती है एक और? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि कोई बल है जो केंद्र की ओर खींच रही होती है। अब ठीक है, चलो शांत से देखो, हम बताएंगे। तो अगर अभिकेंद्र बल क्या हो रहा था, इसको घुमाने के लिए, इसको घुमाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए वो बल जरूरी है जो केंद्र की ओर उसको घसीट रहा होता है। तो आप साइकिल बाइक अगर चलाए हैं और किसी वृत्ताकार पथ पर अगर आप घूमना चाह रहे हैं तो आप देखिएगा कि साइकिल या बाइक जो भी है वो केंद्र की ओर घूम जाता है। क्या तुम भी केंद्र की ओर झुक जाते हो? झुक के देखो, तुम कोशिश क्या कर रहे हो, तो ऐसा वाला कि तुम भी पूरा पूरा हो जाते हो जाओ तो मजे। चलाए हो ना बाबू, बाइक वगैरह चलाए, साइकिल वगैरह तो चलाए होगे, कम से कम पता तो होगा। तुम लोग तो साइकिल चलाई हो। तो जब जहां पर बेंड, सुनो ना, जहां पर घूमना होता है वहां पर पूरा का पूरा सब लेट नहीं जाते, तुम भी लेट गए, साइकिल भी लेट गया, तो फिर लेट ही जाएंगे फिर। तो वहां पर क्या होता है, साइकिल को आप जरूर झुका लेते हैं, किसकी ओर? केंद्र की ओर। लेकिन आप एक कारक होते हैं जो उसको सीधा भी करने पर बल दिए हुए होते हैं, सही है ना? और ये एक कारक है जो बाहर की ओर भी काम कर रहा होता है। सही बोल रहे हैं क्या? एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम ये ऐसे काम करता है। हाँ वो धुआं देगा वो, क्योंकि धुआं नहीं है, वो बर्फ जम गया उसमें। आ रहा बात समझ में? अब ये न्यूटन के तीसरे गति नियम पर है। न्यूटन बोलते हैं कि बल हमेशा युग्मों में काम करता है, अकेले काम नहीं करता। जैसे क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, ये बताता है कि फोर्स कहीं भी लागू होगा तो वो हमेशा जोड़े में लागू होता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लागू है जो उसे किस ओर घसीट रहा है? केंद्र की ओर। इस वजह से एक बल अपने आप कार्यरत हो जाएगा जो उस इलेक्ट्रॉन से दूर जाएगा। उस बल को इसका जस्ट विपरीत बोला जाता है और उसका नाम क्या है? देखो, अभिकेंद्र, केंद्र की ओर, अपकेंद्र, केंद्र से परे, दूर, सही है? तो अभिकेंद्र बल क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को केंद्र की ओर झुका रहा होता है। और अब केंद्रीय बल जो आप लगा रहे होते हो, आप सोच के नहीं, अब हम यहां पर सर के द्वारा बताया गया फिजिक्स का वो आप केंद्रीय बल वाला लॉजिक लगाएंगे और अब हम इसको सीधा करेंगे। ऐसा तुम सोचते भी नहीं हो, स्वतः लगना शुरू हो जाता है। सही बोल रहे हैं ना? तो अपने आप ये जो लगना शुरू हो गया, ये कौन सा बल है? अब केंद्रीय बल। इसका एग्जाम्पल अगर तुम करना चाहो तो हम तुमको बताते हैं, घर पे जाकर जरूर करना। टिप टॉप वाला पेन है, 2 रुपये वाला पेन से काम नहीं चलेगा। वो पेन जो जिसमें लीड जाता हो, खोखला होता है, लेकिन ये टाइम पास वाला काम नहीं था। तुम देख सकते हो यहाँ पर, इसको तुम और हल्का कर सकते हो, एक ही कील काफ़ी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इससे बाबू। और यहाँ पर तुम देख सकते हैं थोड़ा सा इसकी तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा वेट है। ये सन है और ये भाई साहब कौन है? अर्थ। अब जाहिर सी बात है कि सन अपने ज़्यादा मास की वजह से अर्थ को सीधे खींच लेगा, अगर अर्थ रोटेशन पावर गति में ना हो तो, सही है ना? लेकिन हम यहां पर क्या बता रहे थे बाबू, कि अगर सन यहां है और इसके चारों ओर कौन घूम रहा है? अर्थ। तो अगर रुक जाए तो तुरंत खींच लेगा, एज यू कैन सी हियर, देखो यहां खींच लिया। कौन से बल से खींचेगा इसको अपनी ओर? अभिकेंद्र बल, खींच लिया ना? तो अब हमको क्या चाहिए? अब केंद्र बल चाहिए। अब केंद्र बल क्या करेगा? इसको दूर रखेगा सन से, दूर करने वाला बल चाहिए, यानी इसको बाहर की ओर खींचने वाला बल भी चाहिए। सही है बाबू?
वो डिपेंड किस पे करेगा सर? अब केंद्र बल के लिए आप बताए mv² बटे r, यही बता रहे थे सर क्या? बिल्कुल बता रहे थे, जिसमें ये पता चला कि F प्रोपोर्शन m, F प्रोपोर्शन v² और F जो है 1/r, यही बताया गया ना। यहां पर सबसे जरूरी बात ये था v² से कि जैसे मान लो वेग है, अगर दुगुना कर देंगे तो बल 4 गुना हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। वेग को दुगुना करेंगे तो बल 4 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे घुमाना शुरू करें रोटेशन, देखिए दिख रहा है, पहले एकदम स्लो से शुरू करो, देखो यहां, या देखो कुछ नहीं हो रहा, वेग बढ़ाएं और बढ़ाओ, फिर स्लो कर दो, धीरे 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 धीरे, देखो क्या हो रहा, और देखो फिर से वो खींचना शुरू। यानी क्या चाहिए उसको? वेग हमेशा चाहिए। फिजिक्स का नियम है, ताज असलम का नियम नहीं है ये फिजिक्स का नियम है, ये लागू होता है, ये काम करता है। वजनी देखे ना कितना, अब बोलोगे बड़ा सा चट्टान बांध दिए थे सरे को कांटी के सामने, वो तो नहीं खींच पाया है। मैंने आदमी बात भी तो लॉजिक पे करे थोड़ा सा, हम कहाँ से, हम तो अपना घरवा का दीवार बांध दिए थे सर, और उसके बाद ऐसे करते रह गए सर, नहीं खींच पाया। हाँ, तो ये सब बात समझेंगे। सुनो बाबू फिर से, तो एक बल जो इलेक्ट्रॉन को कहां कर रहा है, नाभिक की ओर खींच रहा है, वो बल है अभिकेंद्र बल। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर, नाभिक केंद्र की ओर खींच रहा है, वो है अभिकेंद्र। और उसी के विपरीत एक बल काम करेगा, अपकेंद्रीय बल। ध्यान रहेगा ये दो बात, ठीक है। अपकेंद्रीय बल कौन है और अभिकेंद्र बल कौन होगा, उसको अभी हम देखते हैं। देखो बाबू, अभिकेंद्र बल एक तरह से देखा जाए तो माइनस और प्लस के बीच है। तो माइनस और प्लस के बीच जो बल लग रहा है उसको हम आकर्षण बल भी बोल सकते हैं। क्लास 12th में आप जाएंगे तो यही बल स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। इसी बल को हम लोग कुलॉम बल भी बोलेंगे। कौन कौन सा नाम लिया? कुलॉम बल, कुलॉम फोर्स भी बोलेंगे सर हम इसको, सर हम लोग इसको स्थिर वैद्युत बल भी कहेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब ये होता कैसे है और काम कैसे करता है? तो कुलॉम बल कहता है कि अगर दो आवेश हों समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश, Q1 और Q2, और दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हों, तो जो बल होता है F, वो K Q1 Q2, तो वो K Q1 Q2 अपॉन r² के बराबर होता है। रख दो वहां पे, समझ में आ रहा है बात? क्या बोला गया? कुलॉम ने बताया कि अगर दो आवेश हैं, आवेश का नाम क्या है? Q1 और Q2, और दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हों, तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्यरत होगा। और वो आकर्षण बल F किसके बराबर होगा? K कांस्टेंट, K Q1 Q2 अपॉन r² के बिल्कुल बराबर होगा। और K का मान बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ रहे हैं बाबू? एप्सिलॉन, और ये तो नॉट का सिंबल है ही है। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात एक ऐसा माध्यम है जहां पर कोई भी दूसरा चीज उपलब्ध नहीं है, यहां तक कि हवा भी नहीं है। क्लास 10th में निर्वात वर्ड आया होगा, वैक्यूम स्थिति, जहां पर कोई भी दूसरा कारक मौजूद नहीं है। और निर्वात की विद्युतशीलता, कौन सा वर्ड बोला जा रहा है बाबू? निर्वात की विद्युतशीलता, यही बोला जा रहा है ना। निर्वात की विद्युतशीलता एक्चुअल में है क्या? ये परमिशन देती है इस आवेश को। ये आवेश कहां रखा हुआ है? तो बोला गया कि ये आवेश जहां रखा गया है उस माध्यम का क्या नाम है? एप्सिलॉन नॉट, मतलब निर्वात में रख दिया गया है। और वहां ये एप्सिलॉन नॉट परमिशन दे रहा है Q1 Q2 को कि तुम आकर्षण बल आरोपित करो, लेकिन माध्यम कौन सा है? निर्वात। उसी तरह से एप्सिलॉन M आ गया या एप्सिलॉन R आ गया, कोई भी नाम की कोई दूसरा माध्यम है। सपोज कि कोई धात्विक माध्यम है, लोहा का आवरण है, उसके अंदर हम दोनों आवेश को रख दिए हैं। अब लगाओ तुम आकर्षण बल, पानी में ले जाकर आवेश को रखे, अब बताओ लगाओ दोनों मिलकर आकर्षण बल। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हम माध्यम को अलग करेंगे आकर्षण बल भी अलग अलग होगा। हो सकता है ना? बिल्कुल वैसे ही काम किया यहां पर। अब देखो बाबू क्या हम बताने वाले थे। तो अगर दो आवेश हो बाबू, एक आवेश बीच में है, उस नियम के हिसाब से एक आवेश कहां है? प्लस। एक आवेश कौन है बाबू? इलेक्ट्रॉन। और दोनों के बीच की दूरी देखोगे ये E है। और नाभिक का आवेश क्या होता है? तो नाभिक में केवल प्रोटॉन होते हैं।
कितने प्रोटॉन है हमको मालूम नहीं है, तो हम बोल दिया कि क्योंकि परमाणु संख्या हम पढ़ाएं आपको, परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या, जिसको सूचित करते हैं Z से। तो हमको नहीं मालूम कि कितने प्रोटॉन होंगे, तो हम बोला मान लिया कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है Z, और प्रत्येक प्रोटॉन का आवेश अगर E है, देखो E माइनस नहीं लिख रहे हैं, E माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन। हम बोल रहे हैं अगर प्रत्येक प्रोटॉन का आवेश E है, तो नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों का कुल आवेश कितना हो जाएगा Ze, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है E, तो दोनों के बीच की दूरी जो कि इसकी त्रिज्या होगी वो हम क्या मान लिया R। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, तो एक हो गया Z E गुने E यानी ZE स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। निकलेगा आकर्षण बल का वैल्यू ये। पहला वाला आवेश होता है Q1, तो Q1 के जगह पर कौन बैठा हुआ ZE। क्यों ZE बैठा सर, तो हम बोलेंगे कि एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है E, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश बराबर होता है, बस सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होता है, पता है ना ये बात। तो हम कह रहे हैं कि मान लिया कि एक प्रोटॉन का आवेश है E, तो उसी हिसाब से बाबू अगर मेरे पास नाभिक में हमको मालूम नहीं है कि कितने प्रोटॉन है, तो हम बोल दिया Z प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, तुम बोलोगे सर ZE होगा, सही है क्या। तो एक छोर पर इस जगह पर अब कौन बैठे हुए हैं ZE, और इस जगह पर कौन बैठे हुए हैं E, देख लो सही है ना। तो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा होगा वो क्या होगा, हम बोलेंगे दोनों का गुणनफल, तो ZE गुने E यानी ZE स्क्वायर, अब बीच की दूरी का वर्ग R स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कौन सा फोर्स निकला बाबू, आकर्षण बल। ये आकर्षण बल को क्या हम अभिकेंद्र बल बोल सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कल हम अभिकेंद्र बल का एक फॉर्मूला भी हम आपको दिया था कल, यस हम दिया था आपको mv स्क्वायर बटे R, और साथ में यह भी बोला था कि यह खाली कुर्सी है, अभिकेंद्र बल एक खाली कुर्सी है, यानी इस जगह पर कोई भी दूसरा बल आकर के बैठ सकता है। नहीं बोल रहे थे कि मान लो ये प्रिंसिपल का चेयर है, तो इस बंदे इस पर बैठने वाला व्यक्ति पहले ही नजर में प्रत्यक्ष रूप से कहा जाएगा कि वो जरूर प्रिंसिपल है, तभी तो वो प्रिंसिपल वाले चेयर पर बैठा हुआ है। कल बात हो रही थी हम लोगों के बीच में। अब वही चीज बाबू कि जो ये आकर्षण बल लगा, और यही आकर्षण बल किसके बराबर होगा, अब केंद्रीय बल के। क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं, होता है ना। तो ZE स्क्वायर बटे R स्क्वायर, ZE स्क्वायर बटे R स्क्वायर क्या है, ये आकर्षण बल है। क्या हम इसको अभिकेंद्र बल बोल सकते हैं, और अभिकेंद्र बल और अपकेंद्रीय बल दोनों बराबर होंगे, होंगे बराबर। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं बाबू कि ZE स्क्वायर बटे R स्क्वायर बिल्कुल बराबर होंगे अपकेंद्रीय बल से, और अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बराबर ही होते हैं, तो क्या हम इसको mv स्क्वायर बटे R के कह सकते हैं बराबर। सोच के देखो, इसको ऐसे पढ़ लो, अभिकेंद्र बल के जगह पर कौन बल लग रहा है, आकर्षण बल। देख लो, अभिकेंद्र बल के जगह पर कौन सा बल लग रहा है दोनों के बीच में, आकर्षण बल। अगर हम आकर्षण बल नहीं बोलते तो आप इसको अभिकेंद्रीय बल ना पढ़ रहे होते, वो तो अभी हम आपको आकर्षण बल क्यों बोले। आकर्षण बल बाबू दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स कूलॉम फोर्स है। तो ये दो आवेश यहां पर है ना बाबू, एक प्लस एक माइनस वाला है, एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में जो लग रहा है वो एक्चुअल में क्या है, स्थिर वैद्युत बल। उसी को किस नाम से जानते हैं, कूलॉम फोर्स, कूलॉम बल के नाम से जानते हैं। तो क्या हम कह दें कि जो आकर्षण बल लग रहा है वही अभिकेंद्र बल है, और अभिकेंद्र बल का फॉर्म क्या होता है, mv स्क्वायर बटे R। देखो ध्यान से, ये होता है F बराबर mv स्क्वायर बटे R। क्या है ये, अभिकेंद्र बल, यानी F जो होगा वो मास के समानुपाती होगा, F जो होगा वो वेग के वर्ग के समानुपाती है, और F जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, R के। समझ गए। अब इसका मतलब जो अभी हम आपको बता रहे थे ना कि जैसे जैसे वेग बढ़ाओगे बल भी बढ़ेगा, लेकिन सीधा सीधा नहीं बढ़ेगा। अगर वेग को दोगुना करोगे बल 4 गुना हो जाएगा। तो वेग दुगुना का मतलब पहले ऐसे चला रहे हो, हल्का सा भी तेज करोगे ना तो बल जो लग रहा था वो 4 गुना हो जाएगा। इसलिए तुम देखोगे बहुत तेजी से उसको उठाएगा कौन, 10 गुना भारी सामान है बाबू। 10 गुना समझ रहे हो ना, 60 केजी का आदमी 600 के चीजों को खींच रहा है। सोच रहे हो इस बात को, इमेजिन करके देखो जरा सा। है लिटरली लॉजिकल चीज है। पृथ्वी को गति करना कितना जरूरी है, जरा सोच के देखो। कितना जरूरी है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहे, कितना जरूरी है। पृथ्वी को इलेक्ट्रॉन मानो या पृथ्वी को वो छोटा सा कांटी मानो, अब वो किसको अपनी ओर खींच रही है,
सूरज को नहीं सुने हो, पढ़ते भी तो थे कि पृथ्वी अपना ग्रेविटी किसकी ओर लगाती है, सूर्य की ओर, सूर्य अपना ग्रेविटी किसकी ओर लगाता है, पृथ्वी की ओर, दोनों बराबर हो जाते हैं। कैसे बराबर होगा? द्रव्यमान किसका ज्यादा है? खींच लेना चाहिए था तुरंत, सोच के देखो, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है खींच लेती ना बाबू। लेकिन प्रकृति ने अरेंजमेंट ऐसा किया है कि पृथ्वी का वेग कुछ ऐसा है कि वो फोर्स उतना ही लगा पा रही है, वेग पृथ्वी का इतना है कि वो फोर्स उतना ही लगा पा रही है जितना सूरज के द्वारा लग रहा है, ताकि दोनों किसमें है? बैलेंस में है। सही बोल रहे हैं क्या? तभी ना ऐसा हुआ। पृथ्वी जो लगा रही है वो अभिकेंद्र है या अपकेंद्र है? अपकेंद्र है। सूरज जो कर रहा है वो अभिकेंद्र, माने खींच रहा है अपनी ओर। सूरज ये जो इस ओर पृथ्वी के लिए हो रहा है वो आकर्षण बल है, ZE²/R²। और ये जो इस ओर जा रहा है अपकेंद्रीय बल, वो पृथ्वी लगा रही है, MV²/R। आ रहा बात समझ में बाबू? अपकेंद्र MV²/R और अभिकेंद्र ZE²/R²। 2 मिनट का होल्ड करो, दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ अगर दिमाग में है तो। कंडीशन अप्लाई, क्योंकि इसी पर अब मैथ बनेगा, यही बात पर अब हम मैथ बनाएंगे यहां पर। बाबू क्लियर हो रहा है? अगर हम आपसे पूछें कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील कोई कण हो, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कोई कण हो तो उस पर कौन सा बल आरोपित होगा, तो आप जवाब दे सकते हैं कि सर उस पर केंद्र की ओर जो बल लग रहा होगा, केंद्र की ओर जो बल लग रहा होगा वो अभिकेंद्र बल होगा, और जो केंद्र से परे उसको कर रहा होगा अपकेंद्र होगा। इस केस में केंद्र की ओर जो बल लग रहा है उसको हम आकर्षण बल बोल रहे हैं, केंद्र से परे जो बल लग रहा है वो अपकेंद्रीय बल है। और अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल कैसा होगा? बराबर ही होगा। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल कैसा होगा? बराबर होगा। तो यहां पर केंद्र की ओर जो बल लग रहा है जिसको हम बोल रहे हैं आकर्षण बल, उसका फॉर्म ये है। और जो केंद्र से परे लग रहा है अपकेंद्रीय बल, वो तो इसी के बराबर होगा, अभिकेंद्र के। और अभिकेंद्र बल का मेरे पास कोई फॉर्मूला है? हम बोला कोई फॉर्मूला, लगा इसमें नहीं होगा, है MV²/R। तो क्या हम ये कह दें कि इस जगह पर सर अगर आप MV²/R भी बोल दें तो ये भी वही है? क्लियर हो गया बात? तो दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर बराबर करेंगे। देखो यहां से R कट जाएगा, दिख रहा है क्या? और यहां से हमको क्या मिलेगा बाबू? ZE²/R = MV²। सबसे पहले चीज जो हम ढूंढना चाह रहे हैं ना वो है इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है ना उसकी त्रिज्या, यानी नाभिक से जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना वहां तक की दूरी, त्रिज्या मिल जाएगी। जब रेडियस मेरे पास होगा तो हम वेग भी निकाल सकते हैं, उसके बाद हम ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। आज का क्लास किस पर जाने वाला है? सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या ढूंढने पर। यानी हम लोग जो निकालने वाले हैं बाबू आज वो है इलेक्ट्रॉन कक्षा की, क्या निकाल रहे हैं? त्रिज्या। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बात को। इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या निकालने के लिए सर आप ऐसा वाला फोटो ही क्यों यूज किए? 2-3 कक्षा बनाते तब ना मजा आता। तो हम बोलेंगे नहीं, हम हाइड्रोजन एटम को उठाया है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 1 ही होती है ना। और साथ ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? नहीं होगी। गुड, आ रहा बात समझ में ना? अभी बता, हाँ 7 है, हाँ नहीं सर, तो न्यूट्रॉन नहीं होते इसमें। तो अब देखो बाबू, तो उसके हिसाब से ये जो फोटो बना है, क्या ये फोटो बाबू, ये फोटो हाइड्रोजन एटम का है? सही है ना? अब सर हाइड्रोजन एटम के लिए तो हमको मालूम है कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1। तो फिर Z आप काहे लिखे हैं? हम बोला बाबू तो खाली हाइड्रोजन का खाली सर्च करना है, हाँ आगे कुछ करना है कि नहीं करना? हाँ, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, 1-2 है, 114 गो है। सिलेबस के हिसाब से देखें तो 120 चले जाएंगे। सभी का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको जो अभी रिसर्च करके जो हम निकालने वाले हैं उसमें हम क्या निकालने वाले, क्या रिजल्ट निकालेंगे? एक फॉर्मूला कि किसी भी एटम के लिए वो काम कर जाए, यही निकालेंगे ना। अब यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं वो चीज, क्या लिख रहे हैं? मान लिया कि
एक हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, त्रिज्या निकाल रहे हैं ना, का इलेक्ट्रॉन नाभिक से स्मॉल r दूरी पर है। इसका मतलब यह हुआ बाबू कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, स्मॉल r। यही स्मॉल r का हमको डेरिवेशन करना है। फालतू फालतू बात हो रहा है ना। हाँ, हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि फालतू अपना वैल्यू बताएगा, अभी नहीं है, अभी नहीं बताएगा, बताएगा लेकिन ठीक। तो मान लिया कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक से स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है ना। नाभिक का आवेश ZE है। और ये बात देखो, अभी ZE लिख दिया, अब कल को फिर दिमाग नहीं अपना ये करना कि ZE क्या था भाई। नाभिक में कौन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का आवेश, आवेश को देखो क्यों ऐसा किया जाता है बाबू। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलॉम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 बोल रहे हैं बाबू, लेकिन वहां ना 16 लिख दे रहे हैं, तो 19 कूलॉम चलेगा ना। एक प्लस में, दूसरा वाला माइनस में। तो परिमाण अगर हम देखें तो दोनों का क्या है, बराबर है। तो बराबर परिमाण के लिए इसको E से सूचित कर देते हैं। देखिए परिमाण दोनों का बराबर है, इसे सिर्फ E से सूचित करते हैं। E पर माइनस मत लगा देना, वो इलेक्ट्रॉन का सिंबल बन जाएगा फिर। इसीलिए हम यहां पर सीधे E लिख दिया। E का मतलब हो गया प्रोटॉन का आवेश, और Z का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या। जहां हम लिख ही देते हैं भाई, जहां Z इज इक्वल क्या है, प्रोटॉन की संख्या। ये हमको काम आ जाएगा। क्यों, हाइड्रोजन के लिए बना रहे हैं ना, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 1। हीलियम बनाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 है, 2। अच्छा 2 होगी तो Z बराबर 2 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो देखो दोनों बात कर चुके हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन को एक वेग देते हैं, तो हम बोलेंगे यह भी माना कि इलेक्ट्रॉन का स्पर्श रेखीय वेग, टेंजेंट वेलोसिटी वेक्टर v है। सर टेंजेंट वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, देख बाबू यहां से है ना, स्पर्श रेखा है, इसलिए इसको बोला गया कि आप v तो हैं, लेकिन आप कैसे भी हैं, स्पर्श रेखा बनाते हुए जा रहे हैं, इसलिए आपका नाम क्या है, स्पर्श रेखीय वेग। ये जो सर्कुलर पाथ है ना, उसके हर पॉइंट को टच करेगा। इस पॉइंट पर आया, यहां पे स्पर्श रेखा क्लास 10th में हम लोग मैथ में एक्सरसाइज नंबर 10 में पढ़ते हैं। जो वृत्त के बारे में जहां पर अध्ययन होता है ना, वहां हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं कि स्पर्श रेखा होती क्या है, एक बिंदु पर सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच करके निकल जाती है। सही है बात। तो एक पॉइंट पे ये टच करके, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है, स्पर्श रेखीय वेग। उसको क्या नाम दिए, v से नाम दिए। सब बातें हो गई। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या मान लिया जाए, स्मॉल m है, पूर्ण विराम। क्लियर हो गया बात। अब आ जाएंगे उस बात पर कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ पर अगर घूम रहा है तो जो बल कार्यरत होंगे उसकी चर्चा करनी है। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस पथ पर है बाबू, वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। अतः कितने बल, 2 बल इस पर कार्यरत होंगे। कौन कौन से बल बाबू, बिल्कुल, एक यहां जिसका नाम क्या है, अभिकेंद्र बल, एक अभिकेंद्र बल, और दूसरा अपकेंद्र बल। यस, अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कौन सा काम करेगा बाबू, नाभिक की ओर खींचेगा, है ना, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन झुका रहेगा नाभिक की ओर। और अपकेंद्र बल वो क्या करेगा बाबू, दूर। इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं गिरना तुम्हारे यहाँ,
तो वो अपने से फोर्स लगा कर उसको दूर करेगा। क्लियर है ना? और इस वजह से एक बैलेंस की कड़ी बनेगी। नहीं बनेगा बैलेंस की कड़ी, ना तो हम केंद्र में जाएंगे, केंद्र वाला केंद्र की ओर खींचेगा, ये बोलेगा हम नहीं जाएंगे, तो दोनों क्या होगा, एक खास प्रॉपर डिस्टेंस बना करके इनफाइनाइट लूप में घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, जैसे पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों ओर। अभी बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्या ये पृथ्वी सूर्य की ओर खिंचा जाएगी? क्यों नहीं खिंचाई? क्योंकि सर एफ जो है वो प्रोपोर्शन है वी स्क्वायर के। तो पृथ्वी बल जो लगा रही है सूर्य की ओर, वो उसके वेग का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी वेग ये देगी, बल उसका दुगना हो जाएगा। इसलिए उस भारी से जायंट चीज को भी, स्टार है ना, उस पर भी उसके परिमाण का बल लगा रही है। जितना सूरज लगा रहा है ना एक जगह रुक करके, पृथ्वी हालांकि रुका हुआ नहीं है सन, बट फिर भी रुक करके लगा रहा, उससे ज्यादा पृथ्वी उतना ही ज्यादा नहीं बल्कि उतना ही पृथ्वी भी लगा देती है। इसलिए दोनों बराबर है। वरना अगर देखा जाए तो सूरज के सामने पृथ्वी कुछ भी नहीं है, बहुत डॉट जैसा है। अब वो डॉट जैसा चीज पृथ्वी सूरज पे लगाएगा, सीधे खींच लेगा? नहीं खींच लेता। लेकिन घूमने के वजह से, पृथ्वी घूम रही है ना सूरज के चारों ओर, घूमने के वजह से mv²/r का मान इतना आ जा रहा है कि वो क्या कर रही है, विरोध कर रही है उस ग्रेविटी का। हम कैसे, समझ में आ रहा है बात? अब सूरज खींच रहा है पृथ्वी को, तो क्या लगा रहा है बाबू? F = G m1 m2/r²। ये हो गए सूरज भाई साहब। ये कौन हो गया बाबू? अर्थ, है ना? केंद्र की ओर लग रहा है बल, तो केंद्र की ओर का मतलब सन खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से। क्या ये अभिकेंद्र बल नहीं है? यही ना अभिकेंद्र बल है। तो क्या हम इसको mv²/r नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि आज जो केंद्र की ओर उसको खींच रहा है, उस अभिकेंद्र बल की जगह पर बैठ कौन गया है? गुरुत्वाकर्षण बल। आ रहा बात समझ में? और यही अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल बराबर होते हैं। मतलब जितना खींच रहा है F बराबर, सूरज कितना बल से खींच रहा है, m1 m2/r²। m1 क्या है? सूरज का द्रव्यमान। m2 क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। r क्या है? सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी। बोला कि उतना ही बल वापस लगाओ, उल्टा लगाओ। यानी जितना mv²/r इधर लग रहा है, उतना ही mv²/r इधर भी लगेगा। अब केंद्रीय बल जिसको बोलते हैं, उतना ही विपरीत लगेगा, तब ना बैलेंस में बना हुआ बाबू। नहीं तो रोज थोड़ा सूरज के करीबे होते जाता, अब तक समा चुका होता सूरज में। आ रहा है बात समझ में? कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है? ठीक, आना भी चाहिए बाबू, नहीं तो फिर जानते हो ना बड़ा हेक्टिक लगेगा फिर ऐसे पढ़ाना। पीछे तो एक हो गया अभिकेंद्र बल, दूसरा हो गया अपकेंद्र बल। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहां पे क्या, कि जो अभिकेंद्र बल होंगे, जो अभिकेंद्र बल होगा वो किसके बराबर होगा बाबू? अपकेंद्र बल के। सही है ना बाबू? और यहां पर अभिकेंद्र बल की भूमिका कौन निभा रहा है? आकर्षण बल। अभिकेंद्र बल की भूमिका कौन निभा रहा है? आकर्षण बल। अभी इस पर चर्चा किए हैं 15-20 मिनट, और उसका वैल्यू क्या निकल कर आ रहा था हम लोगों के पास? ZE²/r²। तो आपको कैलकुलेशन करना नहीं है पूरा वहां जाकर के, आपको बस ये लिख देना है आकर्षण बल ZE²/r²। ये आकर्षण बल किसके बीच में है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में। क्लियर? इज इक्वल अपकेंद्र बल। सर अपकेंद्र बल वही होता है जो अभिकेंद्र होता है, तो बार बार यही चीज लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके जगह पे कौन आ जाएगा? mv²/r। सही है? अब आगे बढ़ते हैं। एक r से r एलिमिनेट कर गया बाबू, अब मेरे पास बचा है ZE² r इज इक्वल mv²। इसको आप इक्वेशन 1 मानेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है बाबू? r। तो अगर तुम r को यहां रखोगे, v² को नीचे भी लाओगे, तभी कुछ होने वाला है नहीं, जब तक कि तुम्हारे पास v का वैल्यू ना हो जाए। क्यों भाई? देखो, z जो है वो प्रोटॉन की संख्या है, फिक्स वैल्यू। हाइड्रोजन एटम के लिए फिक्स वैल्यू। आप हाइड्रोजन के लिए रिसर्च कर रहे हो ना, तो हाइड्रोजन के लिए तो वो फिक्स वैल्यू हो गया। E क्या है बाबू? आवेश। किसका? वही है प्रोटॉन का, तो वो आवेश का वैल्यू आप लिख देंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का बराबर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर नेगेटिव भी होगा तो वहां देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो वो भी फिक्स वैल्यू हुआ। R जो है ये हमको फाइंड आउट करना है। M जो है द्रव्यमान है, ये भी फिक्स वैल्यू। किसका? किसका द्रव्यमान? हम लिख दिए है ना इलेक्ट्रॉन का, यहां कहीं पे, या
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, इसका मतलब ये स्मॉल m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और v क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन का वेग। या देखो, अब क्या आपको वेग मालूम है, तो आपको क्या पता करना है यहां पर, वेग। कि अगर हमको सर यहां पर वेग पता चल जाए तो हम r निकाल लेंगे। देख लो, वहां पे सिर्फ एक ही कारक है, वो है वेग। तो हमको जो ढूंढना है वो है वेग। अगर हम वेग ढूंढ लिए तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। सही कह रहे हैं, तो चलो ढूंढते हैं। अब वेग के लिए क्या नील बोर का कोई थ्योरी है जिसमें वेग आता है, सोच के देखो तो। क्या नील बोर की कोई थ्योरी है जहां मेरे पास वेग आ जाए बाबू? देखना पड़ गया, वो तो हम शुरू में बोला आपको कि देख लो एक बार। पांचवा, यस, एकदम सही। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है, बोला गया था ना। तो जो कोणीय संवेग है वो है mv/r। तो वहां से हम v निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे, तो यही तो ध्यान रखना होता है ना बाबू। बोर के परमाणविक मॉडल से क्या पता चलता है, देखो ध्यान से, mv/r इज इक्वल NH/2 पाई, पता चलता है ना। तो यहां से बाबू अगर हम v निकाल दें तो v बराबर हो जाएगा NH/2 पाई m और साथ में r मिलेगा। अब क्योंकि हमको किसका वैल्यू चाहिए, यहां देखो v स्क्वायर को, v को हटाना है ना, तो v जो है यहां पर किसके रूप में है, v स्क्वायर के रूप में। तो क्यों ना हम यहीं पर इसको स्क्वायर भी कर दें। तो हम इसको यहीं पर स्क्वायर कर देंगे, v स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर। m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। सर क्यों किए v स्क्वायर, क्योंकि हमको v को रिप्लेस करना था। तो जब हम यहां पर आते तो फिर हमको फिर से स्क्वायर करना पड़ता, तो हम यहीं पर से सीधे v स्क्वायर को ले जाके वहां नहीं रख सकते थे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रख देंगे, क्योंकि मेरा v अब यहां से रिप्लेस हो जाएगा। हमको v हटाना था ना, तो v को हम हटा दिया। देखिए इस तरफ बना देते हैं बाबू। क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान कहां रखना है, 3 में। समीकरण 1 में, हमने 3 है ही नहीं, 1 में रखने पर ये करने वाले हैं ना। तो अब देखो वैल्यू z e स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल m, और v स्क्वायर है बाबू। और v स्क्वायर का वैल्यू कितना है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन वहां से 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। देखिए सही है, निकालना किसको है, r को, ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, सही है। और देखो तो एक m से एक m कैंसिल हो गया, ऐसे कट सकते हैं ना। अब देखिए वैल्यू क्या बचा, r को यहां कर देंगे तो r अकेला हो जाएगा यहां पर बाबू। r इज इक्वल, देखो ये वाला r यहां चला गया, तो यहां पे ऊपर में क्या बचा हुआ है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, अब नीचे कौन बचा हुआ है बाबू, 4 पाई स्क्वायर, m तो अकेला रह गया बाबू, और r तो वहां जा चुका है, z e स्क्वायर नीचे आ जाएगा, z e स्क्वायर। देखो तो ये रिजल्ट सही आया क्या, चेक करो क्या सही आया। चलो कैलकुलेशन नया देखते हैं, देखो ध्यान से क्या काम किया गया कैलकुलेशन में, सिर्फ कैलकुलेशन हम यहां देख रहे हैं। कैलकुलेशन क्या किया गया कैलकुलेशन में, सर आकर्षण बल जो है वो आप बराबर कर दिए किसके, अभिकेंद्र बल के, पहला काम। इसके बाद आप क्या करते हैं, r से r को एलिमिनेट करते हैं, तो रिजल्ट मिलता है z e स्क्वायर बटे r इज इक्वल mv स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद सर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि यहां पर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो चेंज हो रहा है ना। एक ही एटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के एक ही एटम के लिए वो कौन सा चीज है जो यहां पर गायब बदल सकता है, वो है वेलोसिटी।
तो आप किसको निकालेंगे? वेलोसिटी को निकालेंगे। तो वेग ना निकाल करके आप किसको निकाल कर लाइएगा? वेग का स्क्वायर। कैसे वेग निकाला गया बाबू? कैसे निकाला गया वेग? बोर के मॉडल से। बोर का मॉडल बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, मात्रा गुणे वेग गुणे त्रिज्या, कोणीय संवेग, वो बिल्कुल बराबर होता है h/2 के पूर्णांक गुणज के, स्मॉल n। ठीक है, यहां से हम इस वेग को अकेला करेंगे, तो वेग जब अकेला होगा तो ये हो जाएगा nh/2πmr। क्लियर हो गया? अब फिर क्या करते हैं? दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों करते हैं? अपने इक्वेशन नंबर 1 को देख करके कि वहां वी स्क्वायर बैठा हुआ है। स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट दे देगा यहां पर वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? फिर आते हैं और ले जाकर के इस वैल्यू को यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल एम, और इस वी स्क्वायर के बिहाफ में क्या रखेंगे? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर है बात? अब एलिमिनेट करो, काट छाट शुरू हो जाएगा। m से m कैंसिल, r से r कैंसिल। पता है ना यार, यहां आता तो कट जाता, इसीलिए। अब हमको r चाहिए, तो ये वाला जो r है इसको उठा के यहां रख देंगे, तो r यहां रख दिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m z e स्क्वायर। एम जेड ई स्क्वायर आ गया क्या रिजल्ट? देखो, बहुत भारी बात है। तो सर कैलकुलेशन तो एकदम इजी हो गया, कैलकुलेशन कोई हुआ नहीं ऐसा। अब बाबू अगर तुमको पहली कक्षा के लिए R1 निकालना है, पहली कक्षा के लिए, देखो सब कुछ है। n क्या है? जहां R क्या बताएगा बाबू? कक्षा की त्रिज्या को बताएगा, है ना? अच्छा, n क्या बताएगा बाबू? n क्या बताएगा? कक्षा की संख्या को, और उसी को हम किस नाम से जानते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। कक्षा की संख्या बताता है 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होता, 1 से लेकर 7 तक होता है। और उसके बाद और कौन है? m। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है ना? अच्छा, z क्या है बाबू? प्रोटॉन की संख्या। और E क्या है? आवेश। मुश्किल काम? कोई मुश्किल काम नहीं। देखो, अब यहां पर से तुमको बार बार अगर निकालना हो ना पहली कक्षा के लिए, तो तुम इसको आराम से निकाल सकते। एक बार देख लो, पहले देखो, नोट करना है। क्या वो एच कहां है? अरे यार, एच क्या होगा बाबू? नहीं नहीं नहीं, हम देखे नहीं बाबू, हम देखे नहीं यार। हम एकदम सीधे सीधे आर के बाद सीधे वहां चला गया ध्यान, एकदम एन, एन के बाद एम चला गया नीचे, बगल में एच बैठा हुआ था। ठीक है, कोई मुश्किल बात तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ। अब इसमें से बाबू कक्षा की त्रिज्या आपको निकालनी है, वही कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तभी ना आर को अकेला किया। पहली कक्षा की त्रिज्या को हम R1 से सूचित करते हैं, चलो वो भी देखो। एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन हटा देते हैं, एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एम ई स्क्वायर है दिया हुआ। देखना बाबू, है कहीं पर?
देखो यहाँ पर इतने वैल्यूज को हमको बार बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। देख बाबू ध्यान से, एच स्क्वायर प्लैंक वाला वैल्यू था, एम क्या था इलेक्ट्रॉन का मास, ई क्या था प्रोटॉन का आवेश। तो ये सब वैल्यू को हमको बार बार रख के स्क्वायर नहीं करना है। तो सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू को एक बार कैलकुलेट करके रिजल्ट कितना निकाल दिया गया, 0.529 इंटू 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। अगर हम बात हाइड्रोजन ही एटम की कर रहे हैं, अगर बात हम हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं, वही पढ़ रहे थे ना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ध्यान से सुनो। तो पहला कक्षा के लिए इसमें एक ही कक्षा होगी ना, तो R1 बराबर होगा, कक्षा एक ही होगी, तो एक का स्क्वायर, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, एक होगी, और साथ ही यहां पे मिलेगा 0.529 इंटू 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, देखो एक को इसी से गुना करो, तो 0.529 इंटू 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। तो हाइड्रोजन एटम की त्रिज्या कितनी होती है, 0.529 गुने 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में। अब दूसरा कोई भी एटम हो जाए, देखो ध्यान से बाबू, इसके अलावा कोई भी दूसरा हो, मान लो इसका दूसरी कक्षा की त्रिज्या निकालो हाइड्रोजन के लिए ही, तो क्या निकलेगा दूसरी कक्षा के लिए, एन के जगह पर 2 आ जाएगा, जेड के जगह पर एक ही रहेगा ना बाबू। तो यहां पर हम लिख दें दूसरी कक्षा के लिए 2 का स्क्वायर। अब सर R2 कैसे बनेगा, अब यही नहीं समझ में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, पहली कक्षा n बराबर 1, ये ना हुआ बाबू, n बराबर 2, तो ये जो यहां से लेकर यहां तक है क्या बनेगा, ये R2। अब हम बोल रहे हैं R2 निकालो, तो तुम बोलोगे सर n बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी कक्षा 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या, तो हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 1, तो वो एक ही रहेगी, और अंदर वाला वैल्यू क्या आएगा, 0.529 इंटू 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं बाबू, हाँ। इसलिए R2 देखो क्या निकला बाबू, 4, और ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, R1, R1 है, तो ये R2 का वैल्यू किसके बराबर निकल गया, 4R1। देखो दूसरी कक्षा की त्रिज्या पहली कक्षा की 4 गुनी होती है, तीसरा वाला कक्षा अगर निकालना हो हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये रहा आपका n बराबर 3, यहां से लेके यहां तक। अब ये त्रिज्या कैसे निकलोगे, तो बोलोगे सर R3 बराबर n बराबर कितना होगा बाबू, 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और अंदर में कितना लग जाएगा, 0.529 इंटू 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। क्या केवल ये हाइड्रोजन के लिए काम करेगा, क्या केवल ये हाइड्रोजन के लिए काम करेगा, हीलियम के लिए काम नहीं करेगा, लिथियम के लिए काम नहीं करेगा। देखो कितना शानदार चीज निकल गया। और उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और ये पूरा वैल्यू क्या है, R1, तो 9R1 हो गया। दिखा, समझ में आ रहा है बात, पहली का कितना गुना, 9 गुना, मुश्किल, पल्ले पड़ रहा है बात। इस तरह से हम त्रिज्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जिस एटम के लिए आपको निकालना है, ऑक्सीजन के लिए आपको निकालना है, बताओ तो ऑक्सीजन के दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तुमको तुरंत कुछ नहीं करना है बाबू, R2 लिखना है, n के जगह पर क्या हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या कितनी है ऑक्सीजन की, 8 है, तो यहां पर डिवाइड में क्या लग जाएगा, 8, बाकी ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.529 इंटू 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर। भाई ये सब वैल्यू फिक्स ना रहेगा बाबू, इलेक्ट्रॉन है उसमें भी घूमता हुआ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन में अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा, नहीं होगा ना, फिक्स है। प्रोटॉन का जो आवेश है वो ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन में अलग हो जाएगा, नहीं होगा। तो यानी ये सारा का सारा वैल्यू क्या है, FIX है ना, हाँ। तो ये अगर फिक्स है तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे। अब ऑक्सीजन के लिए अगर हमको निकालना हो तो हम ऑक्सीजन के लिए दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर क्योंकि दूसरी कक्षा की बात कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, और Z क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या, तो कितने प्रोटोन होंगे, 8, और साथ में यहां पर 0.529 इंटू 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। R2 बराबर 4/8 यानी 1.2 1/2 इंटू 0.529 इंटू 10 पे पावर -8, 0.5 हो जाएगा ना ये, और फिर इसको इससे मल्टीपल लगा करके जो रिजल्ट है आप सामने में रख देंगे, यही आंसर है उसका, त्रिज्या निकल गया। मुश्किल।